Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am going to explain some of the remaining main branches of biology. Previous video lecture में मैंने कुछ important branches of biology को explain किया था. इस video lecture में जो main branches of biology रह गए थे उनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा इम्यूनोलॉजी को. इम्यूनोलॉजी भी बाकी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की तरह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन ब्रांच है और इसमें हम बॉडी की डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, हमारे बॉडी के का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम होता है, बीमारियों के ख़िलाफ़, जर्म्स के ख़िलाफ़, उनको हम इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं. तो इम्यूनोलॉजी में हम बॉडी की डिफेंस सिस्टम को डिस्कस करते हैं. बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, डिफेंस का निज़ाम होता है जर्म्स के खिलाफ, उसको हम डिस्कस करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में हर वक्त बहुत ज़्यादा तादाद जर्म्स की एंटर होती है, नोज़ के रास्ते, मुंह के रास्ते, और ये जर्म्स और ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ बीमारियां काज कर सकते हैं. तो अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा निज़ाम क्रिएट किया है जिसकी मदद से ये जर्म्स और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल मैं आपको दूंगा वाइट ब्लड सेल्स की. हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है जर्म्स को ख़त्म करना. जैसे ही हमारे ब्लड में जर्म्स और बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स की एक लड़ाई उनके साथ शुरू हो जाती है और वाइट ब्लड सेल्स उनको ख़त्म करते हैं और हम उन जर्म्स के से जो रिलेटेड डिजीज़ेस का पैदा होती हैं उनसे बच जाते हैं. तो ये डिफेंस सिस्टम में कौन कौन से फैक्टर्स शामिल है, कौन कौन से सब्सटेंसेस या कौन कौन से फैक्टर्स हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और कौन से फैक्टर्स की वजह से हमारा डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, इसको हम इस ब्रांच में इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करते हैं. तो इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी की एक बहुत मेन ब्रांच है और इसमें हम इंसानों की, बाकी एनिमल्स की डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं. दूसरा है हमारे पास एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी भी बायोलॉजी की एक अहम ब्रांच है और इसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. इंसेक्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, बिलियंस में है, और ये इंसेक्ट्स हमारी ज़िंदगी में इसका एक ख़ास रोल है. तो इंसेक्ट्स की जो साइंटिफिक स्टडी होती है, कीड़े मकोड़ों की जो साइंटिफिक स्टडी होती है, उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं. सपोज ये एक इंसेक्ट है, अगर एक साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करे, एक साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट करे, तो वो स्टडी या वो रिसर्च एंटोमोलॉजी कहलाएगी. तो एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study insects. नेक्स्ट जो है वो है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स भी बायोलॉजी की एक बहुत अहम ब्रांच है, इम्पोर्टेंट ब्रांच है, और इसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह कैरेक्टर्स, किस तरह ट्रेड्स या खुसूसियात ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में. हमें पता है कि बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स पर जाते हैं, शेप में, साइज में, इंटेलिजेंस में और बहुत और खुसूसियात और ट्रेड्स में. तो इस
स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं कि ये ट्रेड्स है, ये खसूसियात किस तरह वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, किस तरह ये खसूसियात पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होती हैं। हमें पता है कि जो डॉग का ऑफस्प्रिंग होगा वो डॉग ही होगा, डॉग की तरह दिखाई देगा। कैट का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैट की तरह ही दिखाई देगा और डॉग की तरह दिखाई नहीं देगा। इंसान का जो ऑफस्प्रिंग होगा, बच्चा होगा, वो इंसान की तरह ही दिखाई देगा। तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक्स भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है और इसमें आगे हम हायर लेवल पर डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ लॉज, जेनेटिक्स के जो लॉज होते हैं, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं और मुख्तलिफ किस्म के रिलेशंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो 9 के लेवल पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने सिर्फ ये समझना है कि जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि ये खसूसियात, ये ट्रेड्स किस तरह पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं। नेक्स्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी बायोलॉजी की एक मेजर ब्रांच है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है और इसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंसान की फलाह बहबूद के लिए यूज़ किया जाता है, किस तरह बैक्टीरिया को इंसान की बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा सकता है, किस तरह मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स को इंसान की फलाह बहबूद के लिए, इंसान की बेनिफिट के लिए, इंसान की वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम साइंटिस्ट या जेनेटिक इंजीनियर्स और बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन बनाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है और इसमें साइंटिस्ट्स ये पढ़ते हैं कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंसानों की बेनिफिट और वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंट माहौल को कहते हैं, हमारा जो इर्द गिर्द का सराउंडिंग होता है उसको हम एनवायरमेंट कहते हैं। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि जानदारों का अपने माहौल के साथ, अपने एनवायरमेंट के साथ किस तरह का रिलेशन है। हमारा माहौल के साथ एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है। हम बहुत सी चीज़ें माहौल से लेते हैं, हम बहुत सी चीज़ें माहौल को देते हैं। फॉर एग्जांपल हम माहौल से ऑक्सीजन गैस लेते हैं, हम माहौल को कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो नुकसान होता है लेकिन उसका फ़ायदा ये भी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं, फूड बनाते हैं और वो अपनी सर्वाइवल को कंटिन्यू रखते हैं। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि इंसानों का और दूसरी जानदार चीज़ों का अपने माहौल के साथ क्या रिलेशनशिप है और वो उनका एक दूसरे पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, किस तरह एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे सराउंडिंग में मुख्तलिफ किस्म के पैरासाइट्स होते हैं और वो पैरासाइट्स मुख्तलिफ छोटी छोटी ऑर्गेनिजम्स की शक्ल में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पैरासाइट है बेड बग। तो पैरासाइट्स वो छोटे छोटे जानदार होते हैं जो हमारे माहौल में रहते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये पैरासाइट्स के बारे में हम पैरासाइटोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेन ब्रांच है बायोलॉजी की वो है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम कुछ एनिमल्स की सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं।
कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो इंसानों की तरह उनकी अपनी एक सोशल लाइफ होती है, उनकी अपनी एक समाजी ज़िंदगी होती है। फॉर एग्जांपल एंड्स की, हनी बीज की अपनी एक सोशल लाइफ होती है। जिस तरह इंसान मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये कुछ एनिमल्स होते हैं जिस तरह हनी बीज और एंड्स, उनकी इंसानों की तरह अपनी एक सोशल लाइफ होती है। तो इंसेक्ट्स की या एनिमल्स की जो सोशल लाइफ होती है उसको हम डिस्कस करते हैं सोशियो बायोलॉजी में। अब हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी को। फार्माकोलॉजी भी बायोलॉजी की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है और इसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। ये ड्रग्स की साइंटिफिक स्टडी फार्माकोलॉजी में की जाती है। ड्रग्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हमारे बॉडीज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ड्रग्स में मेडिसिन्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ मेडिसिन्स हैं ये तो ये मेडिसिन्स जनरली हम जब हमें हेडेक होता है, नॉर्मली घरों में इस तरह होता है कि जब हमें सर दर्द होता है तो हम पेनाडोल एक्स्ट्रा खाते हैं। तो पेनाडोल एक्स्ट्रा एक ड्रग है। जैसे ही हम इसको खाते हैं या तो इसका हमारी बॉडी के ऊपर एक असर होता है। 30 मिनट्स के बाद या 40 मिनट्स के बाद हमारी जो हेडेक होती है वो रिकवर हो जाती है। तो ये ड्रग्स की जो साइंटिफिक स्टडी होती है कि किस तरह हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है, किस तरह हमारे बॉडी के अंदर ये अपना असर दिखाती है। और कुछ ड्रग्स होते हैं जो इंसानों को ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी खुशी के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह हीरोइन हो गया या टोबैको हो गया, तो ये भी ड्रग्स में आते हैं। तो ड्रग्स में सारे मेडिसिन भी आते हैं और ड्रग्स में वो ड्रग्स भी आते हैं जिनकी वजह से इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये ब्रांचेस समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे जो टॉपिक्स होंगे उनको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।